नमस्कार, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी भर्ती परीक्षाओं में आने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास, जो लगभग सभी को लगता है सबसे कठिन जो भाग होता है हिंदी साहित्य के इतिहास में। पूरी हिंदी की जितनी भी भर्ती परीक्षाएँ होती है, उनमें मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को शायद हिंदी साहित्य का इतिहास ही सबसे कठिन लगता होगा। उसी को लेकर मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि याद कैसे रखना है हमें। हमें पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को किस तरह से याद करना है ताकि हमें याद हो जाए और हम परीक्षा में प्रश्न को सही करके आए। बहुत सी जगह हमें पढ़ा दिया जाता है और बहुत सी किताबों में भी होता है, हम पढ़ भी लेते हैं, लेकिन अंत पंत बात वही आ जाती है कि हमें याद नहीं होता है। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा याद करने वाले ट्रिक्स पर ध्यान दें और याद रखने का प्रयास करेंगे। मैं आपको अ, याद करने के तरीके बीच-बीच में बताती रहूँगी, जिस तरह से मैंने इसको याद रखा है। आप भी उसे उसी तरीके से याद रख सकते हैं या अपना कोई फ़ॉर्मूला लगा के आप उसे याद कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने पीडीएफ बनाई है, इसमें थोड़ा कम दिखाई दे रहा है हालाँकि। इसमें मैंने पूरा हिंदी साहित्य के इतिहास को जो सेकंड ग्रेड में लगा हुआ है, हिंदी साहित्य का इतिहास जहाँ तक था, उसको मैंने लिख करके पूरी एक इंडेक्स टाइप में बना करके उसके पेज नंबर भी मैंने डाल रखे हैं, ताकि कभी भी जब मुझे ज़रूरत महसूस हो, जो भी पाठ मुझे देखना हो या जो भी हिंदी साहित्य के इतिहास में मुझे कुछ भी देखना हो, तो मैं सीधे पेज नंबर को खोलूँ और मैं उसको देख पाऊँ। आगे भी मैंने सारे पेज नंबर डाल रखे हैं ताकि चीज़ें आसानी से मिल जाए। तो आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। आप खुद के अपने नोट्स बनाएँ तो ऐसे ही बनाने का प्रयास करें, क्योंकि पढ़ाई पढ़ाई जो होती है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से यानी कि व्यवस्थित तरीके से होनी बहुत ज़रूरी है। जब तक पढ़ाई अनुशासन में व्यवस्थित रूप से नहीं होती है, तब तक पढ़ाई हम कर नहीं पाते हैं। तो इसमें आदिकाल है, भक्तिकाल है, रीतिकाल है, आधुनिक काल है, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास है और उसमें भी जो भाग लगे हुए हैं वो सब है। हालाँकि ये सेकंड ग्रेड के हिसाब से हैं, लेकिन जैसा कि मैं खुद भी अभी आगे की तैयारी कर रही हूँ, तो उसका भी हम देखेंगे, लेकिन जितना ये बना हुआ है तब तक हम ये पढ़ेंगे और उसके बाद में हम दूसरा उसमें ऐड करते जाएँगे। इसमें आगे लिखे हुए हैं 2 कोटेशन जो मुझे काफ़ी पसंद है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, सोहनलाल द्विवेदी की ये पंक्तियाँ हैं। जो एक तो इन लाइनों को लिखने का ये मतलब है कि हमें इनसे मोटिवेशन मिलता है। अगर लाइनों की गहराई में हम जाते हैं, तो ये कहीं न कहीं हमें मोटिवेशन देती है। दूसरी ये पंक्तियाँ अगर हम अपने कवर पेज पे लिख लेते हैं, यानी शुरू के पेजों में इतनी ये लाइनें 5-7 लाइनें या ऐसे ही 5-7 कविताओं की लाइनें अगर हम लिख लेते हैं, तो हो सकता है इन्हीं में से कोई लाइन हमारी परीक्षा में आ जाए और हमें उससे मदद मिल जाए। तो ये काफ़ी अच्छा रहता है एक तरह से मोटिवेशन देने में, और परीक्षा में भी हमें हो सकता है इससे मदद मिल जाए। तो मैंने ये 2 कोटेशन लिख रखे हैं। ये 2 कोटेशन मुझे दोनों ही कोटेशन काफ़ी पसंद है। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, ये जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो न इसको व्यर्थ हो। ये हमारे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का है, जिसमें लिखा हुआ है कि हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं तो हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, भले ही हमने कितनी भी परीक्षाएँ दे ली हो, कितनी भी परीक्षाओं में असफलता मिल गई हो, लेकिन हमें निराश नहीं होना है, हमें कुछ न कुछ करते रहना है, कभी न कभी हम सफल ज़रूर होंगे। हम इस जगत में रह कर के अपना नाम ज़रूर रोशन करेंगे। अब देखते हैं हम आगे हिंदी साहित्य का इतिहास, नामकरण, काल विभाजन। हम इसमें सबसे पहले होता है इसका नामकरण कैसे हुआ, इसका काल विभाजन कैसे हुआ।
तो नामकरण की या इसका आधार कहाँ से तैयार हुआ, हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हिंदी साहित्य का आधार कैसे तैयार हुआ। तो इसमें एक तेन महोदय नाम के एक व्यक्ति है जिन्होंने 3 तत्व बताए थे, वातावरण, जाति और क्षण विशेष। इन 3 तत्वों के आधार को उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का आधार बताया कि हम इन तत्वों को मान करके साहित्य का इतिहास है हम लिख सकते हैं। शुक्ल जी, रामचंद्र शुक्ल जी, जिनका हिंदी साहित्य के इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है, तो इनको तो हमें हर जगह पढ़ना ही होता है। तो उन्होंने युगीन परिस्थितियों को आधार के रूप में माना है। फिर 3 नंबर पे हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने परंपरा को माना है। डॉक्टर नगेंद्र, जिन्होंने युग चेतना और साहित्यिक चेतना का समन्वय माना है। सुमन राज्य, मूल्यों की संवेदना, यानी ये 5 जो लिखे हुए हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनके अलावा भी बहुत से लेखकों के विचार है, लेकिन ये वो हैं जो लगभग परीक्षाओं में आते हैं, इस कारण यहाँ लिखे हुए हैं। फिर आती है पद्धतियाँ, यानी हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने में कौन सी पद्धतियाँ अपनाई गई, अब हम इनको देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इतना जो स्तरीय जो ज्ञान होता है वो आपने ग्रहण कर रखा होगा, ये मैं उम्मीद करती हूँ। अगर नहीं भी ग्रहण कर रखा है तो कोई बात नहीं, हम शुरू से 0 से लेकर के चल रहे हैं और हम अंत तक जाएंगे, यानी जहाँ तक परीक्षा में आता है वो सब हम पढ़ेंगे। तो जिन्होंने पढ़ रखा है तो उनको तो पता होगा कि पद्धतियाँ होती है, फिर नामकरण होता है। तो हमें सबसे पहले करना क्या होता है, चलिए पहले हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि इनको याद कैसे रखना चाहिए। तो हमने देखा कि जो तत्व किन लेखकों ने कौन कौन से तत्व माने हैं वो हमने देख लिया यहाँ पर। अब हम देखते हैं पद्धति, यानी कौन कौन सी पद्धतियाँ अपनाई गई हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने में, कौन कौन सी पद्धतियों को अपनाया गया। तो सबसे पहले जो पद्धति आई वो थी वर्णानुक्रमी पद्धति। इतिहास लेखन की इस पद्धति में कवियों के नाम के वर्ण को आधार बनाकर उनका परिचय दिया जाता है। यानी जो वर्णानुक्रमी पद्धति है उसमें क्या होता है, उसमें वर्ण को महत्व दिया जाता है। वर्ण यानी अक्षर, यानी किसी कवि को उसके वर्ण के अनुसार, यानी जो हम समझते हैं शब्दकोश, उसके अनुसार जिस कवि का नाम पहले आ रहा है उसको पहले रखना, जिस कवि का नाम शब्दकोश के अनुसार बाद में आ रहा है उसको बाद में रखना। लेकिन ये वर्णानुक्रमी पद्धति एक तरह से तो ठीक थी, लेकिन अगर हम वर्णानुक्रमी पद्धति अपनाते हैं तो इसमें क्या होता है, फिर जो कवि का जन्म, मान लो किसी कवि का जन्म बाद में हुआ लेकिन वर्ण के अनुसार अगर वो पहले आ रहा है, अगर किसी कवि का नाम क पर है जैसे कबीर है, लेकिन वो हुए तो भक्ति काल में थे, लेकिन अगर हम सप्तकोश के अनुसार देखें और मान लो कि क से पहले कोई ज़्यादा कवि नहीं रहे तो कबीर पहले ही आ जाते हैं, तो इस हिसाब से ये पद्धति एक तरह से दोषपूर्ण हो जाती है। तो ये वर्णानुक्रमी पद्धति है जिसमें वर्ण को आधार बनाया जाता है और शब्दकोश के अनुसार जो वर्ण पहले आता है उन कवियों को पहले रख लिया जाता है। इसमें कालक्रम का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। इस प्रकार के ग्रंथों से कवियों के जीवन परिचय के बारे में तो बोध हो जाता है, किंतु उन्हें ऐतिहासिक रचनाएं नहीं कहा जा सकता। क्योंकि उन्हें ऐतिहासिक रचनाएं क्यों नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये इतिहास के दृष्टिकोण से, इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास कहते हैं जिसमें कालक्रम हो, जिसमें कोई भी घटना हो या कुछ भी हो तो उसका एक काल क्रम हो। लेकिन इसमें जिस पद्धति को हम अपना रहे हैं वर्णानुक्रमी पद्धति, उसमें कोई कालक्रम है ही नहीं, क्योंकि इसमें तो वर्ण को आधार बनाया गया, इस हिसाब से इसमें कालक्रम नहीं आ रहा है। तो इसी कारण इसे कहा जा रहा है कि ये ऐतिहासिक रचना नहीं कहा जा सकता। गारसा दत्तासी एवं शिव सिंह सेंगर की रचनाएं इसी पद्धति पर आधारित है।
यानी जिन्होंने भी इतिहास लिखा आज तक, उनमें दो जो लेखक है गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर, इन दोनों की रचनाओं को इसी पद्धति यानी वर्णानुक्रमी पद्धति पर आधारित रचना माना जाता है। यानी इन दोनों का जो इतिहास है, साहित्य इतिहास है, उसको वर्णानुक्रमी इतिहास माना जाता है। दूसरा आता है इसमें कालानुक्रमी पद्धति। इस पद्धति में कवियों के जीवन के दूसरा होता है कालानुक्रमी पद्धति। इस पद्धति में क्या होता है, वर्ण के आधार पर नहीं होकर के जो कवियों का जो जीवन काल होता है उसको आधार बनाया जाता है। जो कवियों का जो जीवन होता है उसको आधार बनाया जाता है, जीवन काल होता है। यानी कबीर जिनका जिनका जीवन काल है वो भक्ति काल में आता है, तो उनको भक्ति काल में यानी उनको आदिकाल में नहीं रख करके उनको उसी काल में रखेंगे। कोई कभी बाद में जन्मा है तो उसको बाद में ही रखेंगे, पहले नहीं। इस प्रकार से इसमें काल को ध्यान में रखा गया है, यानी काल क्रम को पूर्ण रूप से ध्यान में रखा गया है। जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु, यानी इसमें भी हमें दो लोगों के नाम याद रखने हैं, यानी दो लेखकों के नाम याद रखने हैं, जिसमें जॉर्ज ग्रियर्सन है और मिश्र बंधु है। इनकी रचनाएं इसी पद्धति पर आती है। यानी जो पहले हमने पद्धति देखी थी वर्णानुक्रमी पद्धति, उसमें दो लोग थे, एक था गारसा दत्तासी और दूसरा है हमारे हिंदी इतिहासकार शिव सिंह सेंगर। और इसमें भी दो है, जिसमें एक जॉर्ज ग्रियर्सन है जो अंग्रेजी लेखक है, दूसरे हैं मिश्र बंधु जो हमारे हिंदी लेखक है। इस प्रकार से चार लोगों की हमने बात कर ली है, दो पद्धतियां हमने देख ली है, जिसमें एक वर्णानुक्रमी पद्धति, दूसरा है कालानुक्रमी पद्धति। तीसरा आता है विधेयवादी पद्धति। तीसरी है विधेयवादी पद्धति। जो ये पद्धति है वो हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे उत्कृष्ट पद्धति मानी जाती है, सर्वोत्कृष्ट पद्धति मानी जाती है। यानी इस पद्धति के द्वारा लिखा गया इतिहास सबसे अच्छा इतिहास माना जाता है, जिसमें जो इसका जनक है, विधेयवादी पद्धति का जनक है, वो माना जाता है बेन या तेन महोदय। इनका नाम मिलता है बेन, कहीं पर तेन, तो बेन या तेन महोदय को इसका जनक माना जाता है। लेकिन हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में इस पद्धति के आधार पर साहित्य इतिहास लिखने वाले कौन थे, तो उसमें नाम आएगा रामचंद्र शुक्ल। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि यह प्रश्न लगातार पूछा जाता है कि हिंदी में विधेयवादी पद्धति अपनाने वाले लेखक कौन हैं, तो वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चौथी जो अपनी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धति है वो है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति जिसमें कालक्रम का भी ध्यान रखा जाता है, हर चीज़ का उसमें अच्छी तरीके से, यानी जिस प्रकार से विज्ञान में हर चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, इसे ध्यान रखा जाता है। जिसमें गणपति चंद्र गुप्त है, वो हमारे इस पद्धति को लाने वाले हैं, और इन्होंने जो इतिहास लिखा है उसका नाम है वैज्ञानिक इतिहास। अब हमने चार पद्धतियाँ देख ली है, जिसमें एक था वर्णानुक्रमी पद्धति, और दूसरा कालानुक्रमी पद्धति, और तीसरा था अपना तीसरा है विधेयवादी पद्धति, और चौथा है अपना वैज्ञानिक पद्धति। अब आती है बात कि इतना हमने पढ़ लिया तो इसको याद कैसे रखना है। तो याद रखने के लिए पहले तो जो हमने ऊपर पढ़े थे जो तत्व, यानी किस लेखक ने क्या तत्व माने हैं, तो वो तो आपको एक तरीके से देखना है कि किस लेखक ने क्या माना है। ये बाद में भी आ जाएगा क्योंकि ये इसमें भी मिला हुआ है, लेकिन चार देखने हैं। जो चार पद्धतियाँ हमने पढ़ी है वो आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। यानी सबसे पहले अपने दिमाग में एक ढांचा बनाओ कि
सबसे पहले अपने दिमाग में एक ढांचा बनाओ कि हमें सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास में याद क्या करना है। ऐसे नहीं कि हम याद करने लग गए, पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास हमने पढ़ दिया है, ये कवि रचनाएं पढ़ रहे हैं और याद कुछ हो नहीं रहा है, कहाँ कहाँ से किताबें ला रहे, ऐसे हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले उसका ढांचा तैयार करना है। यानी हिंदी साहित्य का इतिहास, मानो इसमें सबसे पहले इसको कितने काल खंडों में विभाजित किया गया है, सबसे पहले हमें ये देखना है। तो 4 काल खंडों में विभाजित किया गया है। और सबसे पहले आता है इसका नामकरण पद्धति। तो नामकरण पद्धति, हाँ, तो सबसे ज़रूरी बात आती है याद करने की। यानी पढ़ तो सब लेते हैं, पढ़ा भी देते हैं और हम लिख भी लेते हैं, किताबों में भी हमें मिल जाता है बहुत सारा लिखा हुआ, लेकिन वो हमें याद भी तो होना चाहिए। तो याद करने के लिए सबसे पहले याद करो कि पद्धतियाँ कितनी थी। सबसे पहले अपने दिमाग में इस चीज़ को रखो कि 4 पद्धतियाँ थी और वो 4 पद्धतियाँ, फिर आओ उसके नाम पर। अगर हमें इतना याद हो जाता है कि हाँ 4 पद्धतियाँ थी, हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखने की जो पद्धतियाँ अपनाई गई थी वो 4 थी, फिर उन चारों पद्धतियों का नाम आपको याद होना चाहिए। जैसे पहली थी वर्णानुक्रमी पद्धति, दूसरी अपनी है कालानुक्रमी पद्धति, तीसरी अपनी विधेयवादी पद्धति, चौथी है वैज्ञानिक पद्धति। अब जब हमें इनके नाम बिल्कुल अच्छे से याद हो जाते हैं, तब हमें ये देखना है कि वर्णानुक्रमी पद्धति क्या होती है, कालानुक्रमी पद्धति क्या होती है, विधेयवादी पद्धति क्या होती है और वैज्ञानिक पद्धति क्या होती है। फिर वैसे तो इनमें नाम से ही पता चल जाता है कि वर्णानुक्रमी पद्धति क्या हो सकती है, कालानुक्रमी क्या हो सकती है। जैसा कि वर्ण से, इसके शब्द से ही पता चलता है। वर्णानुक्रमी जिसमें वर्ण को आधार मान करके इतिहास लिखा गया हो। दूसरी है कालानुक्रमी पद्धति जिसमें काल को आधार मान करके साहित्य इतिहास लिखा गया हो। तीसरी है विधेयवादी पद्धति जिसमें युगीन परिस्थितियों को, जिसके जनक हिंदी साहित्य में रामचंद्र शुक्ल है, जिन्होंने युगीन परिस्थिति को महत्व दिया है। यानी उस समय तत्कालीन समाज में क्या वातावरण विशेष रहा होगा, उसके आधार पर साहित्य इतिहास लिखना। वैज्ञानिक पद्धति जिसमें सभी का मिला जुला रूप होता है, यानी अच्छी चीज़ें सभी की अपना ली जाती है। तो इस तरीके से 4 पद्धतियाँ हमें याद रखनी है। फिर इसमें से क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हमें वो भी याद रखनी है। यानी अब हमने ये याद कर लिया कि 4 पद्धतियाँ थी और 4 पद्धतियों के नाम याद रख लिए, और उन 4 पद्धतियों में क्या क्या था, यानी किस आधार पर वो साहित्य इतिहास उसमें लिखा जाता था। इतना हमें याद हो जाने के बाद ही हमें आगे बढ़ना चाहिए और उसमें देखना चाहिए कि अब इन सब में विशेष बात क्या है। तो सबकी कुछ न कुछ विशेष बात होगी, वो हमें याद कर लेनी है। जैसे वर्णानुक्रमी पद्धति में जो 2 लेखकों के हमने नाम पढ़े थे, एक थे गारसा दत्तासी, एक शिव सिंह सेंगर। इनके नाम आप याद रखो कि 2 जो व्यक्ति है वो वर्णानुक्रमी पद्धति में आ रहे हैं। फिर उसके बाद में 2 लेखक और है जिन्होंने इतिहास लिखा, वो आ रहे हैं कालानुक्रमी पद्धति, जिसमें से एक हिंदी में लिखने वाले हैं और दूसरे अंग्रेजी में लिखने वाले हैं। ऐसे ही आपको वर्णानुक्रमी वाले में भी याद रखना है, इसमें भी आपको ऐसे ही याद रखना है कि एक जो फ्रांसीसी के थे और एक अपने हिंदी के थे शिव सिंह सेंगर, और एक थे गारसा दत्तासी। और ऐसे ही हो गया इसमें कालानुक्रमी में, एक अंग्रेजी में लिखने वाले ग्रियर्सन और एक मिश्र बंधु। इनको मिश्र बंधु बोला जाता है क्योंकि ये 3 थे। और विधेयवादी पद्धति में हमें याद रखना है कि रामचंद्र शुक्ल है। वैज्ञानिक पद्धति में हमें याद रखना है कि गणपति चंद्र गुप्त है। अब जब इनके लेखकों के नाम हमें याद हो जाए, यानी सबसे पहले हमें पद्धति देखना है कितनी पद्धतियाँ थी, उसके बाद में उन पद्धतियों के नाम बिल्कुल हमारे दिमाग में होने चाहिए। उसके बाद में ये पद्धतियाँ, यानी इन पद्धतियों में होता क्या है ये याद होना चाहिए। फिर इन पद्धतियों में जो लेखक है, मेन जो मुख्य जो लेखक है वो कौन कौन है, वो हमें नाम याद होने चाहिए। क्योंकि प्रश्न बिल्कुल एक एक लाइन से प्रश्न आता है और एक एक लाइन से 2-2 3-3 प्रश्न बनते हैं। तो ये सारे प्रश्न जो मैं बोल रही हूँ वो सब आए हुए एग्जाम में हैं, सब तरीके के प्रश्न बनते हैं। तो
फिर इसके बाद में हमें देखना है कि सबसे इसमें से सबसे उत्कृष्ट यानी सर्वोत्कृष्ट पद्धति कौन सी है, तो वो अपनी विदेहवादी पद्धति है, जिसके जनक हिंदी में रामचंद्र शुक्ल है, और जिनके जो मूल रूप से जनक है यानी सबसे पहले किसने लाया इस पद्धति को, वो है बेन या तेन महोदय। तो इस प्रकार से एक ढांचा हमारे दिमाग में तैयार होना चाहिए, और उसका अगर इतने से भी हमें इस तरह से भी अगर याद नहीं हो, तो आप एक अपनी रफ कॉपी लो, कोई रजिस्टर लो, ऐसा जो रफ लो, और उसमें आप बाकायदा अपने दिमाग में पहले इसको पढ़ो, फिर नोट्स बनाओ, फिर आप अपने दिमाग से याद करने की कोशिश करो, उसके बाद में बिना देखे इनको लिखने की कोशिश करो। यानी बिना देखे आपको याद होना चाहिए कि तत्व कौन कौन से थे और किन लेखकों ने क्या क्या तत्व बताए थे, और उसके बाद में जो पद्धतियाँ थी वो कितनी थी, 4 थी, कौन कौन सी थी उसके नाम, और उनमें क्या था, और उनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ पद्धति कौन सी थी, और उनमें जो लेखक थे यानी लेखकों के जो नाम आए हैं, इतिहासकार के जो नाम आए हैं, वो कौन कौन से थे। इस प्रकार से हमें याद रखना है, यानी बार बार हमें लिख लिख करके प्रयास करना है। शुरुआत में ऐसा होता है कि हमें बोरिंग भी फील होता है, हमें यूँ लगता है कि कौन बार बार लिखे, लेकिन हमें लिखना है, हमें बिल्कुल लिख कर के देखना है। हमें जितने पेज हम लिख पाएंगे या जितने पेजों में हम अपना हाथ चलाएंगे, हम अपना पेन चलाएंगे, जितनी बार लिखेंगे हमें उतनी ही ज़्यादा वो हमारे दिमाग में वो चीज़ें बैठेगी, और हमें उतना ही ज़्यादा अच्छे से याद होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। इससे आगे का वीडियो हम कल लेकर आएंगे। धन्यवाद।